हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग जो है एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान के लिए जुड़े हुए थे और विज्ञान का पाठ्यक्रम हमने कंप्लीट करवा दिया है। गणित के अंतर्गत हमने जो अर्थमेटिक वाली यूनिट है हमारी, अब वो शुरू कर दी है। इससे बाकी जो भी यूनिट्स इसके अलावा बच रही है वो सभी हम इससे पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। हम परसेंटेज टॉपिक से जो है इस यूनिट को शुरू करा था और परसेंटेज टॉपिक को अपन ने समझ लिया था बेसिक तौर पर कि हाँ इसमें क्या होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आज हम जो है और भी कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में आपको ये लास्ट पीवाईक्यू करवाया गया था जनसंख्या प्रति वर्ष वाला। और मैं आपको बता दूं कि जितने टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं परसेंटेज में, चांस है कि उसी टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी सीख लिया है बेसिक से, तो आप कैसा भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाएगा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार जिस प्रकार से पहले बना हुआ था उसी प्रकार का प्यार बना रहेगा। देखिएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन आज का, और ये बहुत ही सिंपल एकदम, मतलब कहें उस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन और भी किसी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विद्यालय में 60%, कितना, 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो मान लो, देखो भाई सीधी सी बात, एक स्कूल के अंदर कह रहा है कि 60% लड़के हैं, तो वैसी बात है जो बचे हुए 40% है वो लड़कियां होगी। यहां पर आपको तीसरा केस जो है कभी नहीं सोचना है गणित के अंदर। ठीक है, इसके बाद विद्यालय में लड़कियों की संख्या कुल दे रखी है 460, तो बताओ विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए आपको जैसा बताया गया था कल कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 100% की बात करनी है। तो विद्यालय के अंदर 100% यानी 100 स्टूडेंट्स मान लेते हैं अपन, कोई तकलीफ किसी को नहीं होगी। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स जैसे ही माने, इसमें से हमें बोला है 60% बॉयज है। कितने, 60%। तो ऑब्वियसली बात है बचा हुआ जो 40% है वो कौन है, गर्ल्स है। लेकिन ये जो 40% है ये तो परसेंटेज में है, इसने हमें क्वेश्चन में संख्या में दे रखा है कितने, 460। यानी कि ये जो 40% है ये संख्या में कितना दे रखा है, 460 दे रखा है। तो 40% बराबर हो जाएगा 460। 1% की अगर मैं वैल्यू निकालू तो 1% आएगा 460 डिवाइड 40। ठीक है, और हमें लेकिन पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। 1% की वैल्यू है 460/40, को काट पीट मत करना, ऐसे ही रखो। अब ये 1% की वैल्यू है, हमें पूछ रहा है ये 60% की वैल्यू संख्या में क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 1% को 60% में क्या करना है, कन्वर्ट। तो हम दोनों तरफ 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो। तो 60 × 1 यानी ये हो गया 60%। अब 60% के लिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखो ये कटपिट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 0 से 0, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार, 2 से ये कट जाएगा, 230। 230 का गुणा 3 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा। तो देखिए 230 गुणा 3, तो 600 और एक 90, 690 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेते हैं कि लड़कों की संख्या हो जाएगी 690। डी ऑप्शन सही था। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, देखो अभी यहाँ पर लड़के लड़कियों की बात करी है, हो सकता था ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि एक गांव है, एक गांव के अंदर जो है महिलाएं 50% है, तो बताइए जो पुरुष है वो कितने होंगे। या हो सकता था कि इसी में जो है पूछ लिया जाता कि एक व्यक्ति है जिसके पास में कुछ जानवर है, जिसमें से इतने परसेंट ये भैंसे हैं, इतने परसेंट जो है बैल है, तो बताइए जो भेड़ की संख्या वो कितनी होगी। या इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा 100% मानना है, उसमें से जितना जितना परसेंट कह रहा है उसको अलग अलग करते जाइए। और हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज और संख्या अलग अलग होती है, तो जो परसेंटेज में वैल्यू है और जो उसकी संख्या में वैल्यू, उसको बराबर करके 1% की वैल्यू निकालो। और फिर 100%, अगर पूछ लिया होता कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते, 100% निकाल लेते। यहाँ पर 100 की बात नहीं की थी तो हमने 100 नहीं निकाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान सा, और ये सब क्वेश्चन जो है आपके आ चुके हैं ना, ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन एलडीसी 2018 का जो पेपर हुआ था
उसके अंदर आए हुए क्वेश्चंस ही है। ठीक है, देखिए अब यदि x का 48% y के 80% के बराबर है, यानी x का 48% y का 80% आपस में क्या है, बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है तब x और y का अनुपात बताइए। क्या बताइए, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे करवाया या नहीं? तो वो क्वेश्चन तो आपको जो है मैंने अपने इच्छा से अनुसार करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका PYQ है, मतलब उस टाइप के एकदम सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब x का 48% सीधा सीधा पता है, x गुणा 48 डिवाइड 100 बराबर y का 80% यानी y गुणा 80 बटे 100। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ये 100 से 100 काट दीजिए, और ये 8 से काट दीजिए, 8 सिंग 48, और ये 8 से 10 बार। फिर इसको 2 से काट दीजिए, अब तो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, बस हो गया खेल खत्म। अब जो आंसर आ रहा है वो एक बार देख लो क्या आएगा, तो इधर से आ जाएगा 3x बराबर, इधर से आ जाएगा 5y। अब हमें पूछा क्या है, y अनुपात x पूछा है या x अनुपात y, तो इधर देखेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर x अनुपात y पूछा है, तो हम x अपॉन y निकालेंगे, तो x और ये y डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 5/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, मैंने कल भी बताया था, जो ऊपर है वो आगे आता है, जो नीचे है वो पीछे चला जाएगा। तो अनुपात हो जाएगा 5/3, तो यही हमारा आंसर है। और ये रहा 5/3, ऑप्शन नंबर डी। आप देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि अनुपात चेंज भी करेगा, उल्टा भी देगा। तो देखो 5/3 आंसर ये है, लेकिन यहाँ पर देख लो 3/5 भी ऑप्शन में था। तो हमें जो है इस प्रकार की गलती से बचना होगा, ऐसी कोई छोटी मोटी गलती आप मत करना, ठीक है? क्योंकि आपकी जो है इतनी दिन रात की जो मेहनत है, वो मेहनत अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, इस प्रकार की छोटी मोटी गलती आपने कर दी, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार जैसे ही हमारा आंसर इधर दिखता है कि 5 और 3 है, तो हम इधर ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहाँ है 5/3 या 3/5। जो दिखा सी ऑप्शन दिखा सी टिक कर देता है, जिसको बाद में याद आता है वो डी टिक कर देता है। समझ में आई बात? तो सिलेक्शन वाला विद्यार्थी हमेशा ऑप्शन भी सही से चेक करेगा पहले चारों, इसलिए इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे करने हैं एकदम ट्रिक के साथ में, वो मैं बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के लिए जो मैं मेथड बताने वाला हूँ, अगर वही मेथड आप यूज करेंगे तो 2 से 4 बार क्वेश्चन के बाद में आपको वो ऑप्शन जो है देखने की जरूरत है, सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जबकि बिल्कुल एकदम मेथड के साथ करोगे, लेकिन आप वो आसान हो जाता है। कैसे? देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या 6% की वृद्धि होती है, यानी अगर पहले उसकी त्रिज्या 100 थी तो बाद में 106 हो जाती है, ठीक? इतना सा फर्क है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो देखो भाई, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है? अब जरूरी नहीं है हमेशा एग्जाम के अंदर जो है व्रत ही आए, कभी हो सकता है शंकु आ जाए, बेलन आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ऐसी वृद्धि या कुछ भी बात कर रहा हो, तो आपको वहां पर आने वाला जो भी कांस्टेंट होगा उसको जो है कोई कंसीडर नहीं करना है। जैसे यहाँ पाई आया है, इसका कोई लेना देना अपने को नहीं है, पाई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ त्रिज्या में परिवर्तन करने से पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई का जो है भाई क्षेत्रफल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी क्षेत्रफल में आ रहा होगा और बाद वाले में भी आएगा। तो वृद्धि या घटाव या जो भी होगा, मतलब कमी आएगी या वृद्धि होगी, उस पर इस पाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पाई को आपको कंसीडर नहीं करना है, एक चीज ये ध्यान रखना। अब देखो, अब हमारे पास बचा क्या, केवल r², क्योंकि पाई तो चला गया, अब क्षेत्रफल केवल क्या रह गया, r²। अब बताओ भाई क्षेत्रफल कितना बचा है, क्षेत्रफल अब रह गया r²। अब आप ये बताइए कि त्रिज्या जो है, पहले हम मान लेते हैं कि 100 थी, ठीक है? हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना, पहले वाली जो भी चीज माननी हो, आयत वाला आ जाए, वर्ग आ जाए, कुछ भी, पहले वाली जो भी चीज माननी है वो 100 आप मानना। तो जैसे ही देखो अपने पास r² है, तो एक बार त्रिज्या अपन ने 100 मान ली, लेकिन यहाँ पर r² है इसलिए 2 बार लेंगे, तो 100 × 100। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 100। आर की वैल्यू 100 है, अपन ने मान ली, त्रिज्या कितनी 100, लेकिन क्षेत्रफल कितना r², तो 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000।
तो पहले जो है आपके व्रत का जो क्षेत्रफल था वो था 10,000। पहले व्रत का क्षेत्रफल कितना था? 10,000। ठीक है। अब देखिए 6% की वृद्धि हो गई। जैसे ही 6% की वृद्धि हुई, ये हो जाएगा 106 और ये भी हो जाएगा 106। भाई त्रिज्या 106 हो गई तो आर स्क्वायर करना है, 106 इंटू 106। अब इनका गुणा करो। अब 106 का गुणा इससे करना है, तो मैंने आपको बताया ही था ऐसे में क्या करोगे, तो आप सीधे सीधे से ये कर दो और फिर 6 का गुणा कर दो, तो 636 और फिर इसको जोड़ो। ये मैंने ट्रिक बताई थी, क्या बोला था? 106 है, इधर भी 106 है, तो इसको एक को तोड़ दो किसमें? 100 प्लस समथिंग संख्या होगी उसमें। 100 का गुणा करना मतलब डबल जीरो लगाना है, तो 106 और डबल जीरो हो गया, ये तो गुणा कंप्लीट। जो बचा है उसका वापस इससे करना है, तो वो इजीली हो जाता है। ठीक है। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा? 1236। तो ये हो जाएगा 12,036। सॉरी, कितना आ रहा है, एक मिनट। 12,036 नहीं आएगा, इसमें पीछे से जोड़ेंगे ना। तो देखो भाई, 6 3 12 का 2 ऐसी लगी 11,236। तो पहले जो क्षेत्रफल था किसका? व्रत का, वो कितना था? 10,000। अब नया वाला क्षेत्रफल कितना है? देखो ये पहले था। ठीक है, इसको मैं बहुत आसान से करवा रहा हूं, आराम आराम से सीख लेना। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का, ये आपके जो चीनी वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी ये काम कर लोगे। पहले वाले को आप 100 मान लेना। अगर आयत आ जाए, पहले वाले को लंबाई चौड़ाई 100 मान लेना। ठीक है। वर्ग आ जाए तो पहले वाले का जो है लंबाई आप जो है भुजा 100 मान लेना। वर्त आया है तो त्रिज्या 100 मान लेना। बेलन आ जाए तो उसकी ऊंचाई 100 मान लेना। जो भी बोले तो आपको 100 ही मानना है, पहले वाला केस। बाद वाले में जितनी वृद्धि बोली वो कर देना, उसके अनुसार क्षेत्रफल निकालना। ये कौन सा क्षेत्रफल है? ये बाद वाला। अब बताओ पहले और बाद वाले में अंतर कितना है? तो पहले वाला था 10,000, बाद वाला है 11,236, अंतर आ जाएगा 1,236। अंतर कितना आ जाएगा? 1,236। ये 1,236 क्षेत्रफल जो बड़ा है, ये कितने पर बड़ा है? तो ये बेसिकली 10,000 पर बड़ा है, क्योंकि पहले जो क्षेत्रफल था उसी के कंपैरिजन में तो ग्रोथ हुई है। तो पहले कितना था? 10,000 था, तो 1,236 बढ़ गया 10,000 के ऊपर। तो 10,000 इंटू क्या करेंगे? 100, क्योंकि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। मैंने आपको बोला है परसेंटेज अगर हटाना है तो 1/100 का गुना करना है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज लाना है तो 100 का गुणा करेंगे। 1/100 का गुणा नहीं करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा करते ही ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कर लो सॉल्व। देखो दो जीरो से दो जीरो गई। अब 1,236 में जब आप 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12.36। आपको पता होगा जितने जीरो होते हैं उतने संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 12.36%। यही हमारा आंसर है। तो ये टिक कर दीजिए। कहां पर है 12.36? बी ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, और इसको इतना इसीलिए समझाया है क्योंकि इस प्रकार का क्षेत्रफल में वृद्धि वाला, या फिर जो है ये पूछ लिया जाता है कि अगर किसी वस्तु का भाव इतना बढ़ गया है, इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है, तो बताइए उसको कितना कम यूज किया जाए कि आपका जो है महीने का खर्च जो होता था वो सेम रहे। इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। और आपको मैंने कहा कि भाई आप बिना पेन पेंसिल के कर पाओगे, कैसे कर पाओगे वो देखो। पहले वाला एरिया तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले वाला मुझे 100 इंटू भाई जो भी, जैसे कि अगर मान लो ये आयत होता तो भी 100 इंटू 100 होता, वर्ग है तो 100 इंटू 100 होगा। अगर किसी चीज का भाव की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां 100 का 100 ही रहता। तो पहले वाली चीज जो है पहले से हमें पता है कि उसका क्षेत्रफल आने वाला है 10,000। बाद वाले का ग्रोथ का तो आप सीधे एग्जाम में तो इसका ही गुणा करके निकाल लो, फिर इसका अंतर भी आपको निकल जाएगा 1,236, तो आप 1,236 बटे कर दो ऐसे। तो आप जो है थोड़ा बहुत अपना आप आइडिया लगा सकते हो। कैसे? देखो, एक तो ये गुणा करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये स्टेप हटा देना, डायरेक्ट ये कर देना। फिर इसका अंतर जो है वो ही लिखना है ऊपर। फिर इधर आपको ये 100 बताने की जरूरत नहीं, आप सीधे ही जो भी अंतर हो उसमें 100 का ही भाग देना, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि दो जीरो से दो जीरो कटेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जब आप 3-4 बार क्वेश्चंस करोगे, मैथमेटिक्स जो है उसको कम यूज करो और अपने दिमाग को ज्यादा यूज करोगे, तो इजीली क्वेश्चन को जो है आप ऑप्शन देखते टिक कर पाओगे। जैसे यहाँ 1,236 अंतर दिखा, आपको दिखा जाना चाहिए था कि 1,236 में 100 का भाग दिया 12.36, आंसर टिक कर दो। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। तो ठीक, चलो ऐसे आप टाइम बचा सकते हो ना। ये देखो, ये भी आपका देख लो, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं उसी टाइप से करवाने वाला हूँ वापस। देखो क्या क्वेश्चन है।
यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात कर रहा है, प्रत्येक भुजा मतलब 20% की वृद्धि की जाती है, तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो बताइए, आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 20% बढ़ा दी है अपन ने, तो उसका क्षेत्रफल कितना चेंज होगा ये आपसे पूछ रहा है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या करोगे। तो पहले वाले में तो भाई अपन मान लेते हैं कि 100 ही उसकी लंबाई थी, 100 ही उसकी चौड़ाई थी, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों ही 100 100 थी। तो पहले वाला जो क्षेत्रफल आएगा वो तो पहले से फिक्स है, 10,000 आ गया, हमें पता है ना, 10,000, 100 × 100 10,000 आएगा, ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। बाद में बोला प्रत्येक भुजा 20% वृद्धि कर दी। तो पहले जो भुजा थी भाई वो कितनी थी, 100, अब कितनी हो जाएगी 20% वृद्धि के बाद में 120। तो 120 गुणा 120 कर दो। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 12 का जो स्क्वायर होता है, ये चीजें मैंने इसीलिए बोली थी कि स्क्वायर वगैरह याद रखो, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 144 आ गया, और ये डबल जीरो है तो ये लगा दो। अब आपको पता है कि 10,000 और 14,400 का अंतर कितना है, तो अंतर है 4400 का, यानी 4,400 का। अब आपको ये बात भी पता है कि इंटू 100 होगा, इसलिए जो 10,000 के दो जीरो है वो तो वो ले जाएगा। जो अंतर आता है उसमें अपने को 100 का ही भाग देना होता है। अंतर के अंदर 100 का भाग दोगे, ये दो जीरो से दो जीरो चला गया, 44% आंसर आ गया। बताओ, 3 लाइन के अंदर ही अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या नहीं। क्या करा, पहले वाला 10,000 पता था, बाद वाला ज्ञात करना था, गुणा करा, अंतर ज्ञात करा, और ये जो भी अंतर आएगा बस इस अंतर पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या है, क्योंकि अंतर के अंदर क्या करना है, केवल 100 का भाग देना है। तो बताइए, 3 लाइन में ये क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से ये एक जो है टफ क्वेश्चन मान लेते हैं, कई बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो ये राजस्थान में पूछा होगा, नहीं, ये एसएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन कई बार क्या रेगुलरली पूछ ही रहा है, लगभग तो हर एग्जाम के अंदर, एसएससी का एमटीएस वाला, सीएचएसएल वाला, ग्रेजुएशन लेवल का, आईबीपीएस वालों ने भी कई बार इस प्रकार के छोटे, लेकिन वो परसेंटेज फिर यहाँ पर जो है 33.5% और इस प्रकार का दे देते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट यही चलता है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो, मैं चाहता हूं कि ये देखिए आपको जो है, मतलब अपना ये टॉपिक बस क्वेश्चन वाइज कंप्लीट हो, आपको हर चीज टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, तो आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। ये देखिए, अब यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, मैंने कल भी बताया था, आय जो होती है वो क्या होती है, खर्च प्लस बचत, ठीक है, ये ध्यान रखना, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। खर्च कितना कर रहा है, 75%, उसकी आय जो है वो 20% तथा व्यय जो है वो 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये कह रहा है। पहले मान लो कोई आदमी था, उसकी 100 रुपए सैलरी है, ठीक है, प्रतिशत में हमेशा जब भी मानना हो 100 ही मानो, एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। यहां पर बोला है कि व्यक्ति की आय 75% वो खर्च करता था, तो मान लेते हैं कि पहले जो है उसकी आय कितनी थी, 100 रुपए, कितनी थी, 100। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है, क्योंकि जो आप खर्च कर रहे हो जो बचा रहे हो वो दोनों जुड़कर ही आपकी आय बनता है, ठीक। अब देखो, आय पहले वाली मान लेते हैं 100 रुपए थी, तो खर्च कितने कर रहा है, 75%, यानी 75 रुपए वो खर्च कर रहा था, तो बचा कितने रहा था, 25 रुपए, ठीक है। कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 100 रुपए के हिसाब से इसका हिसाब तोड़ दिया। अब बाद में क्या हुआ, उसकी आय जो है वो 20% बढ़ गई, 20% बढ़ा दो, आय को 20% बढ़ाना है, यानी 20 जोड़ दो, तो 120 हो गया, ठीक। 100 मानने का ये फायदा होता है, क्योंकि 100 में जो है जितना परसेंट बोलेगा उसका उतना ही वो परसेंट हो जाता है, जैसे 100 का 20% तो 20 ही होता है, 21% 21 ही होता है, इसलिए, ठीक है। एक्स मानते हैं तो फिर क्या करते, एक्स का 20% ग्रोथ के लिए यहाँ पर एक्स के टर्म्स में और बड़ी कोई संख्या आ जाती, तो ये 120 हो गई, अब इसकी आय तो 120 हो गई, व्यय जो है वो 10% बढ़ जाता है। अब पहले वो व्यय कितना कर रहा था, 75, अब कितना बढ़ाना है, तो 75 का 10% बढ़ाना है। 75 का 10% का मतलब कितना हुआ, तो 75 के 10% का मतलब हो जाता है 7.5, क्यों, जीरो से जीरो कटेगा, 75 में 10 का भाग, तो 7.5, इसका मतलब 75 के अंदर 7.5 और जोड़ दो, है ना। भाई 75 रुपए तो वो पहले खर्च कर ही रहा था, अब 10% और बढ़ा दिया, तो 75 में 7.5 रुपए और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा 82.82 रुपए। कितने आ जाएगा? 82.82 रुपए खर्च करेगा, यानी 82.5 रुपीज वो खर्च करेगा। लेकिन अब किस में से? 120 में से। तो 120 में से वह व्यक्ति 82.5 रुपीज खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, 120 में से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो यह आएगा 37.5। तो पहले वो 25 रुपए बचा रहा था, उसकी जगह अब वो बचाने लग गया 37.5 रुपए। कितने? 37.5 रुपए बचाने लग गया। इसने कहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि दर कितनी हुई है। तो पहले वाला 25 रुपए था, है ना, अब वो बढ़ा करके कितना हो गया है? 37.5 रुपए। तो कितनी ग्रोथ हुई है? तो इसका अंतर ज्ञात करो परसेंटेज के लिए। तो देखो भाई, 25 और 37 का जब अंतर ज्ञात करेंगे तो 12.5 आएगा, तो 12.5, यानी ये 12.5 रुपए की ग्रोथ हुई है। किस पर हुई है? ये जो वृद्धि हो रही है वो किस पर हो रही है? तो पहले 25 रुपए था, अब 25 से बढ़ा है, तो अल्टीमेटली कितने पर ग्रोथ हुई है? ये 25 पर, इंटू 100। अब देख लो क्या हो जाएगा। तो ये पॉइंट से इधर जीरो आ जाएगा, और अब काट पीट कर दो। 125 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो वृद्धि कितनी हो गई? 50% की। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है? 50% की। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 50% की ग्रोथ हो गई, क्योंकि पहले वो क्या कर रहा था भाई? 25 रुपए खर्च कर रहा था, बचा रहा था, सॉरी। तो 25 रुपए बचा रहा था, 25 रुपए जो है वो 100% होगा। तो 25 से बढ़कर अब कितना हो गया है? 37.5। तो कितने रुपए बढ़ा दिए उसने? 12.5 रुपए बढ़ा दिए। 12.5 रुपए बढ़ाने का मतलब है कि अब वो जो है, पहले 25 रुपए बचा रहा था, उसकी जगह अब, पहले 100% बचा रहा था भाई, 25 रुपए को अगर 100% माने तो 37.5, अब है ना वो 150% बचा रहा है। ठीक है, तो 50% की उसने अब क्या कर दिया? बचत में ग्रोथ कर दी भाई, बचाना अब जो है एक्स्ट्रा शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई है? 120। अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि अब जो है बढ़ी हुई बचत के अनुसार वो कितना जो है बचा रहा है ना, बढ़ी हुई सॉरी आय के अनुसार कितना बचा रहा है। तो देखो, 100 में से वो 25 रुपए बचा रहा था, ठीक, लेकिन अब 120 रुपए है ना, तो 20 रुपए जो ग्रोथ हुई, उस 20 रुपए की ग्रोथ में से ये 12.5 रुपए यहां बचा रहा है, यानी वो अब खर्च केवल 8.5 रुपए कर रहा है एक्स्ट्रा। समझ में आई बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो बढ़ी हुई आय थी, उस बढ़ी हुई आय में से कितना बचा रहा है। तो बढ़ी हुई आय तो केवल कितनी है? 20 रुपए। भाई 20 रुपए तो बढ़े हैं, तो बढ़ी हुई आय कितनी है? 20 रुपए। उस 20 में से 12.5 रुपए वो यहां बचा रहा है, तो इसका मतलब 7.5 रुपए ही वो खर्च अब कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के थोड़े से डीप में जाकर के भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। आपको लैंग्वेज समझनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलो ये देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक नियत संख्या का 21%, यानी कोई एक फिक्स संख्या है, नियत मतलब कोई एक डेफिनेट संख्या कह सकते हैं, फिक्स्ड संख्या कह सकते हैं, जिसका 21% कितना है? 28 है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो फिक्स संख्या x है। मानने में क्या जा रहा है ना भाई? 100 क्यों नहीं मान रहे? 100 मानोगे तो फिर वहां पर जो है आपके, देखो जब ऐसी संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी हो ना, तब आप x मानो। 100 मानने पर क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर 100 मानोगे, फिर उसको 28 के अनुसार चेंज करना होता है। तो जहां जैसी जरूरत x का मानना है, जहां पर आपके पास में आंसर संख्याओं के रूप में आ रहा हो, है ना, यहाँ पर जैसे देखो आप, भाई x मानने का क्या फायदा होगा? x का 21% बराबर 28 रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा हो कि जहां पर x मानने पर कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वहां आप 100 मानो। यहाँ 100 नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पर आपके गड़बड़ हो सकती है। तो x मानेंगे, वो संख्या है मान लो x। अब x का 21%, यानी 21/100 है कितना? 28 है। ये बोल रहा है तो उसी संख्या का 15%। तो आपको जो है इसको सॉल्व नहीं करना है, आप क्या करो, यहां से x की वैल्यू ज्ञात कर लो। कितनी आ रही है देखो, 2800 हो जाएगी भाई, 100 इधर गुणा हो जाएगा तब, और डिवाइड कर दो 21 से। तो मान लो यही संख्या आ गई, इसको सॉल्व मत करो, यही आ गई, इसका 15% ज्ञात करो। सीधा ही तो बोला है इसने कि 15% क्या होगा। तो 2800 बट्टे 21 का 15%, यानी 15/100। अब इसको सॉल्व करो। तो क्या है, बार बार कैलकुलेशन क्यों करनी है? देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 तिया 21,
7 चौक 28, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, खेल खत्म। कितना है? 20। तो ये अपना ऑप्शन नंबर टी कर दीजिए, कहां पर आ जाएगा? 20, ये रहा। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपसे क्या पूछ रहा है कि कोई एक संख्या थी, वो संख्या कौन सी थी? 2800/21। इसका जो है अगर आप 21% ज्ञात करोगे तो वो आता है 28, लेकिन इसी संख्या का जब 15% ज्ञात किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। बताओ, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, कहीं पर भी कोई समस्या तो नहीं है। चलो, सब कुछ सही चल रहा है, करते रहिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये जो है ना आपका टॉपिक दे रखा है एक जन्म दर और मृत्यु दर वाला, उससे रिलेटेड है, तो मैं वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। हालांकि वो पूरा परसेंटेज से ही होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पर नहीं करवाया क्वेश्चन, यहीं पर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन उसी के टॉपिक के अंदर डाल देता और फिर मैं बोलता ओहो मैंने जन्म दर मृत्यु दर के अलग से क्वेश्चन करवाया। अलग से कुछ नहीं है ना, सब इधर ही चल रहा है। देखो क्या है क्वेश्चन। यदि एक शहर की जन्म दर और मृत्यु दर प्रत्येक जो है वो 10% है, यानी जन्म दर भी 10% है और मृत्यु दर भी 10% है। ये क्या होते हैं अभी समझाऊंगा। 2 वर्ष के बाद में शहर की लगभग, है ना, तो अप्रोक्स आंसर निकालना है, मतलब पॉइंट के अंदर आंसर आने वाला है। सीधी सी बात है, लगभग शब्द आया है तो होगी। यदि वर्तमान जनसंख्या 3000 है, अभी की जनसंख्या 3000, देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर लगभग शब्द आ जाए तो एक दो पॉइंटों के अंदर है ना आपके ऊपर नीचे हो रहा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप टिक कर देना जो भी उसके आसपास आंसर हो उसको। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दो शब्द आए हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। वैसे जन्म दर और मृत्यु दर आपने जो है ज्योग्राफी, यानी कि आपने अगर जो है क्या पढ़ा है, भूगोल पढ़ी है, तो वहां आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जन्म दर का मतलब होता है कि प्रत्येक एक वर्ष के अंदर 1000 जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें से जीवित रहने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है जन्म दर। ठीक है, और प्रत्येक एक वर्ष के अंदर जन्म लेने वाले 1000 में से मरने वाले शिशुओं की जो संख्या होती है उसे कहते हैं मृत्यु दर। यहां पर शिशु वर्ड इसलिए क्योंकि 0 से लेकर 1 साल के अंदर, ऐसा नहीं कि कोई 5 साल बाद किसी की जो है ना 1.5 साल 2 साल 5 साल के होने के बाद डेथ हो रही है तो वो जन्म दर और मृत्यु दर में काउंट नहीं होते। तो जन्म दर और मृत्यु दर का मतलब क्या आप समझ गए। प्रत्येक 1000 ने जन्म ले लिया, मान लो 1000 लोगों ने जन्म लिया, आप इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो भाई, 1000 शिशुओं का जन्म हुआ, उसमें से जो है जीवित कितने रहे 1 साल के दौरान, कितना? 1 वर्ष के दौरान। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 1 वर्ष के दौरान जीवित रहने वाली संख्या जो होगी उसको तो कह देंगे अपन जन्म दर, और जो उसमें से मृत्यु जिनकी हो जाएगी उनको कह देते हैं मृत्यु दर। समझ में आ गई बात। मान लो 1000 में से जो है आपके 100 बच्चों की डेथ हो जाती है, किसके? 100 बच्चे जो है उनका सॉरी जन्म रहता है, यानी वो जिंदा जो है जिंदा रह जाते हैं, और इधर जो है मृत्यु दर है वो भी आपके मान लीजिए जो है 10% है, तो वो भी मान लेते हैं 100 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 बच्चे थे, ठीक है, उस 1000 में से 100 बच्चे जिंदा रहे हैं, ठीक है, और मृत्यु दर का मतलब है कि जो है 100 बच्चे आपके मर गए हैं। क्लियर? इस प्रकार का आप जो है इसको समझ सकते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर का मतलब क्या है। क्लियर? और कुछ भी नहीं है, तो जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या और इधर मृत्यु होने वाले बच्चों की संख्या है, और कुछ भी नहीं है ये तो। दूसरी बात, जन्म दर और मृत्यु दर से क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है शब्द आने से। यहां पर भी बात परसेंटेज की करनी है, बस ये ध्यान रखना कि जैसे आपने वृद्धि में अपन ने क्या करा था, बढ़ाते हैं ना भाई, 100 के अंदर कुछ जो भी 10% बढ़ाना है तो 100 के अंदर 10 जोड़ देते हैं, 110 कर देते हैं। तो जन्म दर के अंदर तो क्या करोगे, वृद्धि करोगे, और मृत्यु दर के अंदर क्या करोगे, कमी करोगे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे अगर बोला है कि यहाँ पर जन्म दर जो है वो 10% है, जन्म दर 10% का मतलब हो गया कि आपके जो है 100 के अंदर 10 जोड़ना है, यानी 110। समझ में आ गई बात। और मृत्यु दर का मतलब है 10% का कि जो जनसंख्या है उसका 90%, क्योंकि 10% जो है वो मर रहे हैं, ये कहने का मतलब है इस पर। ठीक, बाकी अपन अभी क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पर आइए। यदि एक शहर की जन्म दर और मृत्यु दर 10-10% है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखो अपन 3000 से शुरू होंगे, अभी कितनी है? 3000।
3000 के बाद देखो पहले क्या होगा, भाई 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो अपने को एक ही वर्ष के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों काउंट करनी है। यहां पर ऐसा नहीं बोला है कि पहले साल जन्म दर काउंट करो दूसरे साल मृत्यु दर, नहीं, दोनों एक साथ चलानी है। तो हम मान लेते हैं कि 3000 का पहले 10% जो है जन्म हुआ होगा, भाई कोई भी जन्मेगा तभी तो मरेगा, तो 3000 तो जनसंख्या ऑलरेडी है वर्तमान में। अब क्या होगा, 10% की जन्म दर से 10% बच्चे बढ़ेंगे, गांव के अंदर क्या हो जाएगा, 10% बच्चे बढ़ेंगे। तो 3000 का 10% याद करो कितना आएगा, तो 3000 का 10% आता है 300, ठीक है। तो 300 बढ़ा दीजिए, तो 3000 के अंदर जब 300 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3300, कितना आएगा, 3300। यहां पर जो है मैं साइड में कैलकुलेशन भी कर देता हूं आपके लिए आसान रहेगा। तो देखो 3000 है, और फिर 10% का मतलब हो गया 300, तो वो जुड़कर आ रहा है यहाँ पर 3300। अब क्या हो गया, जन्म जो है आपके जनसंख्या उस गांव की कितनी हो गई है, 3300। लेकिन क्या बोला है कि उसी गांव की मृत्यु दर कितनी है, 10%, यानी अब 3300 का 10% लोग मर भी जाएंगे। तो मरेंगे यानी 10% अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 3300 का 10% कम करो, कितना, 3300 का 10%। 3300 का जो 10% होता है वो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो भाई 3300 हो गए, है ना। अब 3300 में से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि मृत्यु दर है, यानी मरे हैं, तो मरे हैं तो कम करना है, मृत्यु हो गई है लोगों की तो कम करो। तो 3300 का 10% होता है 330। आप खुद गाइड वही है ना, अलग से यहाँ ऐसे ऐसे सब एक एक स्टेप से ऐसे सॉल्व करना चाहो तो वो आप कर सकते हो कि 3000 का 10% यानी कि 0 0 0, ये देखो 300 आ गया। ऐसे ही 3300 का 10% तो ये आ जाएगा 0 0 0, तो ये 330, ठीक है। तो अब 3300 में से 330 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2970। यानी अब जिस गांव की जनसंख्या प्रेजेंट में 3000 है, एक साल के बाद में हो जाएगी 2970, कितनी हो जाएगी, 2970 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 2970 हो चुकी है अब एक साल के अंदर, लेकिन हमें क्या बोला है, 2 साल के बाद बोला है ना, देखो 2 साल के बाद कितनी होगी। अब 2970, ये एक साल खत्म हुआ, अब वापस क्या होगा, 10% लोगों का जन्म होगा। तो पहले 10% का जन्म करवाओ, अब वापस इसमें 10% जोड़ो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये एक साल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 10% की वृद्धि करवा दी, 10% कमी, अब साल खत्म हुआ, अब वापस 10% की वृद्धि होगी, तभी तो मरेंगे कुछ बच्चे। तो क्योंकि वर्ड यहाँ क्या यूज हुआ है, जन्म दर और मृत्यु दर, तो जन्म दर और मृत्यु दर मतलब एक साल के अंदर ही बात की जाती है, एक साल के अंदर जन्म और एक साल में मृत्यु वालों की, ठीक है, उसके आगे नहीं। तो अब जो बच्चा 2970 जो अभी एक साल बाद हो गई है जनसंख्या, अब वो तो अगले साल तो एक एक दिन बढ़ रहा है ना, तो अब वो एक जन्म दर और मृत्यु दर में काउंट नहीं होंगे। इसलिए आप ये मत दिमाग लगा देना कि नहीं सर 2970 में से भी तो कोई मर सकता है, मर सकता है, लेकिन वो एक साल को क्रॉस कर गया, इसलिए अब वो जन्म दर और मृत्यु दर में नहीं जाएगा, ठीक। अब 2970 जो है ये आपके एक साल के बाद हो चुका है, एक वर्ष बाद मैंने यहां लिख दिया। अब इससे आगे की बात करते हैं, वापस 10% क्या करो, जनसंख्या बढ़ा दो। 2970 का 10% होता है 297, तो वो इसमें जोड़ दो। तो 2970 के अंदर 297 जोड़ देंगे, 10% का मतलब सीधी सी बात है, जीरो हटा दो। तो 7, 7 और 7 14 और 16 का 6, हासिल लगी 1, ये 12 का 2, हासिल लगी 1, कितना आ गया, 3267। अब वापस से जनसंख्या बढ़ गई और गांव की जनसंख्या हो गई 3267, यानी कि 3267। अब देखिए वापस 10% कम करो, अब वापस 10% जब कम करेंगे, अभी मैं इसको एक और अलग तरीके से भी बताऊंगा। 10% कम करेंगे तो इसका जो है 10% होता है कितना, 326.7, तो इसको कम कर दीजिए। तो अब इसमें से जो है देखो कितना, 3267 में से माइनस करेंगे कितना, 326.7। अब आपको भी पता है कि किसी भी आदमी की एज 0.7 का मतलब क्या है, यहाँ पर है कोई आदमी 0.7 हो सकता है क्या, अरे एज उसकी जो है 1 2 साल 4 साल हो सकती है, लेकिन आदमी 0.7 क्या, भाई ये 70% आदमी ये और 30% अलग से आदमी है, नहीं। तो इसलिए ये बोलना है यहाँ पर जो है वर्ड लगभग यूज हुआ था। तो अब इसको माइनस कर दो, तो देखो यहाँ जीरो मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 6 का जीरो, इधर आ जाएगा 5 में से 2 गया तो ये सॉरी 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4, इधर कितना आ जाएगा ये 29।
तो ये आ गया 2940.3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2940। सेकेंड ईयर, ये कब की बात हो रही है? दूसरे वर्ष के अंत की। तो जो वर्तमान में 3000 अगर किसी गांव की जनसंख्या है, 10% की वृद्धि दर और 10% की ही मृत्यु दर है, तो फिर उस गांव की 2 साल के बाद में जनसंख्या हो जाएगी 2940। ठीक है, तो कितने लोग कम हो जाएंगे उस गांव के अंदर? 60 लोग कम हो जाएंगे। अब यहां पर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन देखो ऐसे अगर आप जो है सीक्वेंस वाइज करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है। हाँ, इसके अंदर क्या हुआ कि सेकेंड ईयर में जो डाटा था वो इस प्रकार का था कि थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आने लग गया, लेकिन कोई गलत नहीं है, पॉइंट में भी आ रहा है तो कोई तकलीफ वाली तकलीफ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज था वो 10% ही था। 10% का मतलब है एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, अब देखो ये पूछ सकता है कि वर्तमान की जनसंख्या और 2 साल के बाद की जनसंख्या का अंतर कितना होगा। तो अंतर कितना है? तो पहले थी 3000, अभी है 2940, यानी 60 लोग। कितने? 60 लोग। तो अंतर कितने का है? 60 का अंतर है। अब इसमें यह भी है कि परसेंटेज में अंतर पूछ लिया जाए तो ये 60 लोग कम हो गए, किसके रेस्पेक्ट में कम हुए? 3000 के रेस्पेक्ट में। तो क्या करोगे? साइड तो ऊपर आ जाएगा, अंतर नीचे, जो भी आधार है किसके आधार पर कम हुए, तो 3000 के बेस पर। तो 3000, तो 60 अपॉन में 3000 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और 30 से 60 दो बार कट जाएगा, यानी 2% की जो है क्या हो रही है? कमी हो गई। जनसंख्या में कितनी कमी हुई है? 2% की कमी हो गई है। इस प्रकार से थोड़ा सा और डीप में जाकर इसको पूछ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को जो है देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो डेप्रिसिएशन वगैरह जो होंगे ना, उसमें इस टाइप का मेथड भी लगा सकते हो। क्या? देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3000। अब इसमें क्या बोला है? 2 साल की बात करी है, तो आप क्या करोगे? एक साल पहले क्या करो? जन्म दर, तो जन्म दर 10% बढ़ा दो, यानी 110 कर दो। फिर अब ये जो भी आ रही है उसका 90% की बात कर रहे हैं, तो भाई आपको क्या करना है? आप मृत्यु दर यानी 10% कम कर दो, तो 90 का गुणा कर देंगे। वापस ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। सेकेंड ईयर में चलो वापस 110 कर दो इसका, और वापस से इसका 90 कर दो। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, करके देख लो भले। देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3, तो 1 2 और 3, 1 0 1 0, ये लो, इतना सारा काम तो कंप्लीट हो गया। अब जो बचा है उसको एक बार वापस से थोड़ा लिख लो तो पता चलेगा। 3 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 9, ठीक है, डिवाइड बाय 10। अब आपको भी पता है 10 से डिवाइड करने का मतलब है पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो वही .3 वाला है, तो आप जो है इस 10 को हटा भी सकते हो। अब इसका गुणा करना है केवल आपको, तो लो। अब देखो गुणा करने के लिए क्या करोगे आप? तो इस 11 को मत छेड़ना, क्योंकि 11 जो है वो उसका गुणा आप लोग जानते हैं ट्रिक से हो जाएगा, मैं भी बता दूंगा नहीं पता है तो आप क्या करो? 9 9 81, और 81 का गुणा 3 से, और इधर 11 इंटू 11 ही चलने दो, इसको मत छेड़ो। अब 3 एकम 3 और 3 3 अठे 24, तो ये आ गया कितना? 243। अब इसका गुणा 11 से करना है, फिर वापस इसका गुणा 11 से करना है। तो देखो जब 11 का किसी भी संख्या से गुणा करना हो तो आप कभी जो है उसमें उलझे नहीं, उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूं, ये है 243, इसका 11 से गुणा करना है, तो करने मत बैठ जाओ, आप क्या करो? 243 है, उसमें पीछे वाली संख्या कितनी है? 3 लिख लो। फिर 3 और उसके आगे वाली संख्या को जोड़ो, तो 3 और 4 7। फिर 4 और 2 को जोड़ो 6, और फिर 2, कितना आ गया? 2673। तो 243 का गुणा जब आप 11 से करोगे तो कितना आएगा? 2673 आएगा। आपको क्या करना है? पीछे से एक एक संख्या जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो इनका गुणा कितना आ गया? 2673। ठीक है, अब 2673 का गुणा किससे करेंगे? 11 से करेंगे। किससे करेंगे? 11 से करेंगे। ठीक है, देखिए तो अब जब 2673 इंटू 11 करेंगे तो वापस से क्या करो? वही पीछे से कितना आ गया? 3। ठीक है, फिर 3 और 7 10, 10 का 0, हासिल लगी 1। ठीक है, अब 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 और 1 14, 14 का 4, हासिल लगी 1। 6 और 2 8, 8 और 1 9, और 2 का 2, ये कितना आ गया? 29,403। इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है? 29,403।
लेकिन आपको पता है अपन ने अभी जो 10 हटाया है तो वो पॉइंट आ जाएगा, आंसर आ गया। देख लो वापस से वही 2940.3। तो आप ऐसे भी जो है कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो इसको भी टिक कर लीजिए। ये मेथड जो है आपके जहां पर मूल्यह्रास वाले क्वेश्चन आएंगे, डेप्रिसिएशन वाले, जनसंख्या में जैसे 2 साल यहाँ तो थे, है ना, तो अपन ने वो ट्री वाला भी कर सकते हैं। लेकिन 3 साल होते तो फिर वहां पर जो है थोड़ा सा पॉइंटों में आंसर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ कट पीट जाता है, नॉर्मल नॉर्मल संख्या बच जाती है। इसलिए 11 का गुणा वाली ट्रिक जो है वो वापस बता देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा इधर भेज के, 1 मिनट, है ना, ये लो, इधर देख लो एक बार। 11 का गुणा जैसे किसी से भी करना है, जैसे 2 4 3 8 से करना है, ठीक है। तो जब 11 का गुणा करना है तो आप पीछे वाली संख्या कितनी है, 8, पहले 8 लिख लो। फिर इस 8 और इस आगे वाली संख्या को जोड़ दो, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो 11 का 1, ठीक है। और जो एक बचा वो आगे वाली संख्या पे लगा दो, यानी 4 के ऊपर चला जाएगा। अब क्या करोगे, तो 3 और 4 को जोड़ो, 7, और एक जो आपने हासिल भेजा था वो 8 वापस से आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे वाला 4 और आगे वाली संख्या 2, तो 4 और 2 6। फिर सब अब बचा क्या, कोई आगे वाला, हाँ 2 बचा, तो वो 2 का 2 एज इट इज उतार दो, तो ये ऐसे आ जाता है 26,818। लो, तो इस प्रकार से जो है आप 11 का किसी भी संख्या से जल्दी गुणा कर सकते हो। इसलिए अगर देखो जैसे इस टाइप की कैलकुलेशन बन रही है, ये आपने चक्रवृद्धि वगैरह में जो है चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, वहां पर अपने ये काम आता है। तो जब ऐसे 11 से गुणा करना हो तो आप 11 × 11 121 मत कर दो, क्या करो, 11 जो भी है वो तुमको सबको ऐसे चीज रख दो, बाकी संख्या को गुणा कर दो, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कर लो इसको नोट डाउन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए अब नया क्वेश्चन आया हमारे सामने, ये पढ़िए। तब तक मैं भी एक बार पानी पी लेता हूँ भाई, है ना, समय कितना हो गया वो भी चेक कर लेते हैं। आज वैसे ये टॉपिक मैं पूरा कर दूंगा, परसेंटेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। परसेंटेज आज मैं पूरा कर दूंगा, आप इसको करिए, ट्राई करिए अपने हिसाब से। फिर मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा। देखिए तो आप, ये क्वेश्चन है कि अकुशल श्रमिकों के, है ना, एक समूह का औसत वेतन है 10,000 रुपए, और कुशल श्रमिकों के समूह का औसत वेतन है 15,000 रुपए। यदि उन समूहों का संयुक्त औसत वेतन देखें तो वो है 12,000 रुपए। तो कुशल श्रमिकों का जो प्रतिशत है वो बताना है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई ये कंपनी है या कोई भी कहीं पर भी, है ना, कुछ लोग हैं जो आपके स्किल्ड हैं, यानी उनको जो है स्किल आती है, और कुछ लोग हैं जो अनस्किल्ड हैं। जो स्किल्ड है और अनस्किल्ड लोग हैं, तो अस्किल्ड जो अनस्किल्ड है ना, जिसके पास में जो कोई कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, उन लोगों का औसत वेतन है 10,000 रुपए। और जो स्किल्ड है, जो कुशल लोग हैं, उनकी औसत वेतन है 15,000 रुपए, ठीक है। ये हमें कहा गया है। और बाद में अकुशल और कुशल दोनों को मिला देवे तो उनकी औसत जो वेतन आती है वो आती है 12,000 रुपए। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो है औसत, पहले कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही ये क्वेश्चन हो सकता था। तो पहले हम इसको औसत जो है थोड़ा सा इसका जो यूज होगा वो समझ लेते हैं। औसत क्या होता है, तो औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। और ये यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि औसत टॉपिक को पढ़कर अगर हम नहीं गए तो हमारा नहीं होगा, नहीं। ये आपका जो आंकड़ों के अंदर मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ाए थे, माध्य, उस माध्य को इसके अंदर डाला गया है केवल औसत के नाम पर। क्योंकि औसत तो आपके सिलेबस में है नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है, एवरेज टॉपिक जो है आपके नहीं है ना। तो अब देख लो, ऐसे जो है माध्य को वहां से उठा के डाल दिया, अल्टीमेटली मतलब इसका क्या हुआ, औसत टॉपिक हो गया आपके सिलेबस में। वैसे गणित का औसत वगैरह, परसेंटेज वगैरह ये तो कहीं नहीं बोले ना तो भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अंडरस्टूड वाली बातें होती है। अब देखो तो, औसत होता है क्या, माध्य क्या होता था, संख्याओं का योग बटे संख्या। अब मान लेते हैं कि जो अकुशल श्रमिक है, क्या, अकुशल श्रमिक, वो है हमारे पास में एक्स,
कितने हैं, अकुशल श्रमिकों की संख्या मान लेते हैं x है, और कुशल श्रमिक जो है वो यहां लिख लेते हैं। तो कुशल श्रमिक वो है y, कितने हैं y, ठीक है, ये है क्वेश्चन और कुछ भी नहीं। अब देखो, अकुशल श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 10,000। तो अकुशल श्रमिकों का योग, इनके औसत का जो भाई इनकी सैलरी है उसका योग जो भी होगा, अपने को योग से कोई मतलब नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो योग बटे संख्या x, और वो बराबर आ रहा है 10,000 के, ठीक है। ऐसे ही जो कुशल श्रमिक है उनका भी योग होगा कोई ना कोई, भाई उनकी भी तो आय का योग होगा, और वो डिवाइड हो जाएगा संख्या से। तो अकुशल श्रमिक कितने माने अपन ने, y, और उनका औसत वेतन कितना आता है, 15,000, ठीक है। अब हमें बोला है कि यदि उन समूहों का संयुक्त औसत वेतन, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए, तो भाई x तो अकुशल है और y कुशल है, अब दोनों को जोड़ो तो कुल जो श्रमिक है वो कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। तो बताइए उनका जो भी योग होगा बट्टे x प्लस वाई करने पर क्या आना चाहिए, ये 12,000 आ जाना चाहिए। अब आप ये बताइए मुझे कि यहां से, है ना, अब देखना ध्यान से देखना, थोड़ा सा परसेंटेज का यूज कैसे करना था वो, यहां से अगर हम देखें तो योग बराबर कितना आ रहा है, 10,000 x आ रहा है, ठीक है। इधर से अगर मैं योग की बात करूं तो वो आएगा 15,000 y, ठीक है। और यहां से अगर मैं योग की बात करूं तो वो कितना आएगा, 12,000 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपको ये बात पता होगी, क्या बात, कि भाई इनका जो कुशल श्रमिक है और जो अकुशल श्रमिक है, इन दोनों के अलग अलग वेतन का योग करेंगे, वो संयुक्त के योग के बराबर ही तो होगा। यानी ये दोनों जुड़ करके क्या इसके बराबर होंगे, यानी होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हीं से तो मिलकर ये बना है। तो संयुक्त कब होगा, जब ये दोनों जुड़ करके इसके बराबर आए, यानी इन दोनों का योग, यानी 10,000 एक्स प्लस 15,000 वाई बराबर है 12,000 इंटू एक्स प्लस वाई के, ठीक है। ये औसत वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है किसी को लगे कि नहीं समझ आ रहा है। तो 10,000 एक्स प्लस 15,000 वाई, भाई देखो ये है अकुशल श्रमिकों के वेतन का योग, ठीक, और ये है कुशल श्रमिकों के वेतन का योग, ठीक है। और ये है अकुशल प्लस कुशल श्रमिकों के वेतन का योग। तो अब दोनों का योग एक साथ तो आ रहा है ये, और अलग अलग ही है, तो आपस में तो एक साथ हो चाहे अलग अलग हो, दोनों जुड़कर तो बराबर आने चाहिए। तो ये अलग अलग जुड़ करके बराबर आना चाहिए इसके, ठीक। और इसको अपन लिख सकते हैं 12,000 एक्स प्लस 12,000 वाई। भाई एक्स प्लस वाई है तो अलग अलग गुणा कर सकते हैं। अब क्या करो, आप एक्स वाले को अलग करो, वाई वाले को अलग करो। इधर है 10,000 एक्स, ये चला जाएगा इधर, और इधर है 12,000 वाई, वो आ जाएगा इधर। 15,000 में से 12,000 जाएगा तो बचेगा 3,000 वाई, और उधर 12,000 में से 10,000 जाएगा तो 2,000 एक्स। अब क्या करोगे, 3 जीरो है, काट दो, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, कट गया। अब देखो ये कितना आ जाएगा, तो अपन ने अकुशल श्रमिक माने थे एक्स, ठीक है, और हमें पूछा है कुशल श्रमिकों का। वैसे कोई दिक्कत नहीं, तो देख लो y अपॉन में x बराबर आ जाएगा 2/3। यानी कि अगर हम इसके y और x, यानी कि कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिकों के संख्याओं का अनुपात देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुशल श्रमिक है वो तो है आपके पास में 2, और जो अकुशल श्रमिक है वो है आपके पास में 3। बस इतनी सी बात हो रही है, ठीक। अब हमारे पास ये तो संख्या में निकले कि कुशल श्रमिक कितने हैं, हमारे पास में 3, अकुशल कितने हैं, 2। लेकिन हमें ये पूछा है कि कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। तो टोटल श्रमिक हमारे पास कितने हो गए, तो भाई कुशल और अकुशल दोनों मिलाकर तो है 5। टोटल कितने हैं हमारे पास में, 5। 5 में से हमारे कितने काम के हैं, तो हमारे को पूछा कुशल श्रमिक, तो कुशल कितने हैं, तो कुशल यानी कि वाई, वाई का मतलब 2 ही है, तो ये 2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब परसेंटेज की बात की जाती है तो आप क्या करते हो कि टोटल पेपर कितने नंबर का था, तो यहां पर टोटल कितने कार्मिक है, 5, उसमें से आपके कितने आए, तो मेरे जैसे मान लो 500 में से 300 नंबर आ गए, तो क्या करोगे, 300 बट्टे आपके टोटल कितने थे 500, उसमें से इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज निकल जाएगा। ऐसे ही यहां पर 2 कुशल श्रमिक है
और कितनों में से, 5 में से, तो 2/5 गुणा 100, ये आपका परसेंटेज में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, संख्या में तो हमें पता चल गया कि 2 है, लेकिन प्रतिशत में पूछा था, तो प्रतिशत का मतलब हो गया 5 में से कितना परसेंट, तो 5 है 100%, तो 2 कितने परसेंट हो जाएगा, तो इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20, 20 इंटू 2 40। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो कुशल श्रमिक है वो 40% है। तो बताइए, अकुशल श्रमिक का अगर आपसे पूछा होता तो क्या करते, तो अकुशल श्रमिक ऊपर आ जाता, नीचे तो 5 ही आता। ठीक है, तो 3/5 तो हो जाता 60% आंसर, कितना हो जाता 60%। तो ये जो है देखो 40% तो है ये आपके कुशल, अगर अकुशल वाला पूछता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो अकुशल। और आपसे पूछ लेता कि कुशल और अकुशल के अंदर अंतर कितना है, तो 20% का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 20% का अंतर है। क्लियर, समझ में आ गई बात कैसे। तो भाई देखो, 3 कितने हैं, 3 तो है अकुशल और 2 कौन है, कुशल। 3 और 2 में अंतर कितना है, 1 का। वो 1 का अंतर कितने पर है, इन दोनों का मिलाकर 5 पर एक अंतर है, तो 1/5 इंटू 100, 1/5 का मतलब वैसे भी 20% होता है, तो अंतर कितने का हो जाता है, 20% का। तो ये थोड़ा सा जो है औसत को और प्रतिशत को मिलाकर बनाया गया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको थोड़ा सा जो है अच्छे से नोट डाउन करें, इस प्रकार का क्वेश्चन भी जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहे। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए, मैंने कल ही आपको जो है यूनिट वाले क्वेश्चन का कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कल अपन ने समय पर जो है, मतलब जैसे मिनट और घंटे वाला, सेकंड और मिनट वाला क्वेश्चन करा था, लेकिन आज हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है ग्राम और किलोग्राम वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यूनिट कन्वर्जन थोड़ा पता होना चाहिए यूनिटों के बारे में। इसलिए आप क्या करें, यूनिट को जो है आप क्या करें, थोड़ा बहुत जो बेसिक यूनिट्स है, जैसे मिलीमीटर है, आपका जो है मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, ग्राम है, सेंटीमीटर है, मिलीग्राम है, लीटर है, ये कुछ यूनिट्स हैं जो आप अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा किसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे 1 किलोग्राम, 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। अब देखो क्या पूछा है, 100 ग्राम 1000 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 100 ग्राम। ठीक है, किसका, देखो भाई 100 ग्राम जो है, ये लो इधर लिख दिया 100 ग्राम, 1 किलोग्राम का यानी 1000 ग्राम का, और का यानी गुणा, कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत मान लेते हैं। ये लो, अब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ही ये लो कट पिट मचा दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, x बराबर कितना आ गया 10, तो 10% है, कितना 10%। ये अपना आंसर तो यहीं पर आ गया, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है, क्या आ गया 10%, तो 1 किलोग्राम का 10%, यानी अगर जो है आप कभी आपकी इच्छा कर जाए कि मैं दुकान पर जाकर ये नहीं कहना चाहता कि मुझे आधा किलो चीज दो, है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे 1 किलो का 50% दो। क्या बोलोगे, 1 किलो का 50% दो, तो 1 किलो का 50% जो है वो आपका 500 ग्राम ही होगा। अब आप जो है देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जब ये बार बार ऐसे परसेंटेज का की नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, भाई कितना बोला था, 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम किसके रेस्पेक्ट में है, तो 1 किलोग्राम के, यानी 1000 में से, तो आप इधर 1000 कर दो और इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10%। तो आंसर, आप कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, चाहे ऐसे ऐसे कैसे भी पकड़ो, आंसर हमेशा सेम आएगा और क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। बस इसमें क्या करा अपन ने, कि अपन ने जो है पहले ये मान लिया, इधर भेज दिया, 100 का गुणा कर दिया, x बराबर में लिख लिया है। तो ऐसे भी कर सकते हो, कई बार इस पर बेस फिर ट्रिक बता दी जाती है कि हमने देखो ये बता दिया, कुछ नहीं है, वो बेसिक मेथड है, ठीक, लगा लेना। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिया है इस टाइप का, और ये एलडीसी के अंदर वापस पूछा गया था, दोनों ही बार देख लो, वो 117 नंबर पे था, ये 94 पर है, वो किसी और सेट में पूछा गया होगा, ये भी किसी और सेट में। तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करेंगे, आय और बचत और खर्च वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो अपन अभी जस्ट पीछे कर चुके हैं ना, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, कर लेना, बहुत आसान है ये भी। वही 100 मान लेना, फिर 80 पहले खर्च कर रहा था, 20 बचा रहा था, बाद में 100 में से तो 20% बढ़ा देना, 120 हो जाएगा, और
जो व्यय है वो 10% की वृद्धि करवा देना। तो व्यय पहले हो रहा था अपने कितना 80 रुपए, अब 10% की वृद्धि करवानी है तो 88 रुपए हो जाएगा। 10% बोला है तो 80 का 10% तो 8 ही होता है, 88 हो जाएगा। तो 120 में से वो 88 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी करेगा? ये तो हो गया सॉल्व इधर ही, 32%। सी आंसर है, ठीक है। कर लेना, ऐसा कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, तो इजी है ये तो। उस वाले में तो उल्टा कैलकुलेशन भी थी। यहाँ देखो अब ये क्या क्वेश्चन है, चूहों वाला, ये वही मृत्यु दर पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको इसीलिए मृत्यु दर जन्म दर वाला वो अलग से नहीं पढ़ाया था। ये देख लो क्या है, एक खेत के अंदर जो है 2000 चूहे रहते हैं। कितने चूहे रह रहे हैं? 2000 चूहे रहते हैं। यदि प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं, यानी एक महीने के अंदर 1000 चूहे पैदा हो रहे हैं, और 200 चूहे जो है वो मर भी जाते हैं, तो अल्टीमेटली तो बेचारे एक महीने के अंदर कितने चूहे बच रहे हैं आपके पास? 800 ही बच रहे हैं। क्यों? 1000 पैदा हुए थे लेकिन 200 तो मर गए, तो 800 चूहे बच गए। ये कह रहा है कि माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है। अब परसेंटेज में पूछा है, तो देखो भाई 2000 चूहे रहते हैं ऑलरेडी, ठीक। उसमें से भाई माह के अंत में 3000 हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसने बोला कि 200 वापस मर भी रहे हैं माह के अंत में, तो बचे कितने? 2800। तो अल्टीमेटली माह के अंत में चूहे हैं 2800, पहले थे 2000। बताओ कितनी जो है वृद्धि हुई है, तो कितने बढ़ गए? 800 चूहे बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 800। ये 800 जो चूहे बढ़े हैं, ये किस पर बढ़े हैं? तो ये 2000 के रेस्पेक्ट में बढ़े हैं। भाई पहले 2000 थे तो बेस क्या था? 2000। तो 800 चूहे बढ़ गए कितनों पर? 2000 पर। इनटू क्या करोगे? 100, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए अब। देखो 3 जीरो पूरे ही उड़ रहे हैं, दो यहां उड़ गए, एक यहां उड़ गया, फिर दो से ये 5, और 5 अटे 40, तो 40%। कितना आ जाएगा आंसर? 40%। तो ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बस हो गया, मजा आया। लो, प्रतिशत के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो अपन ने यहाँ कर लिए हैं। बाकी आप जो है जितने मैंने बता दिए बेसिक कॉन्सेप्ट, उस पर आधारित और आप जो है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर इसमें किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ लेना, वो अपन जो है आगे वाले टॉपिकों में कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार जो है आपको हर एक जो आपका अर्थमेटिक का टॉपिक है, जैसे सरल ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है ना, आपका अनुपात समानुपात है, लाभ हानि है, बट्टा है, इनका बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रतिशत का दे दिया वैसे उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं। उसके बाद में भी अगर मुझे समय मिलता है, देखिए अभी आप लोग जानते हैं कि डीवी वगैरह और बहुत सारे अलग अलग काम चल रहे हैं, वृक्षारोपण वगैरह भी सरकार के द्वारा चालू किया गया है ना। तो थोड़ा सा उस वजह से व्यस्तताएं अभी काफी है, और आगे फिर 15 अगस्त भी आ रहा है ना। तो काफी देखो व्यस्तताएं रहती है, इस वजह से फिर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा ही जो है पाठ्यक्रम हम करवा देंगे। पाठ्यक्रम तो वैसे करवा ही दिया लगभग, अब तो 4-5 जो टॉपिक रहे हैं उनका भी परसेंटेज की तरह बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं दे दूंगा। उसके बाद भी अगर मुझे समय मिला तो मैं और अच्छे 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 क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा जो आपके लेवल को बूस्टअप करेगा। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट इतने भी समझ लिए हैं तो आप इजीली परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन अब कर पाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं हो वो आप जो है भेज दिया करना, तो और क्या, मैं वो करवा दूंगा यूट्यूब पर आकर, है ना। वीडियो के साथ में जो अगली वीडियो आएगी क्लास में उसमें बता देंगे हम, ठीक। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। उम्मीद है आप सभी लोग जो है पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई में ही व्यस्त रहिएगा। अभी आपके पास में समय बहुत कम है ना। 15 दिन रहे हैं मुश्किल से, तो अब आप लगे रहिए, ठीक। मिलते हैं आगे, बाद में एग्जाम के बाद बहुत बातें करेंगे। 11 अगस्त की शाम को अपनी बातों की बात करेंगे, ठीक। धन्यवाद।